Dear students, today we have to discuss about the MCQs of lesson number 14 biomolecules, which help you in a practice and preparation of GUJCAT, JEE and NEET examination. My dear friend, first of all you have to take the printout of this PDF which is already uploaded in our website. First of all you have to take from them, and then after we are going to discuss about the MCQs. The first MCQ is glucose does not react with. Options are NH2OH, NaHSO3, C6H5NH2 and HCN. तो दोस्तों when we are discussing about the linear structure of glucose, तो उसमें क्लियर मेंशन किया है कि it is able to react with NH2OH, C6H5NH2 and HCN. NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिलेमाइन, C6H5NH2 का नाम है फिनाइल हाइड्रेजिन एंड HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड. ये सबके साथ ग्लूकोज रिएक्शन करता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो रिएक्शन करता नहीं है. तो दोस्तों रिएक्शन कैसे होते हैं वो समझते हैं. एमसीक्यू नंबर 1 मतलब इसके अंदर आपका आंसर आएगा बी, लेकिन बाकी सब रिएक्शन कैसे करते हैं वो भी समझते हैं. तो दोस्तों दिस इज ग्लूकोज CHO HCOH हाउ मच टाइम्स 4 टाइम्स CH2OH. लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट. जब इसका HCN के साथ रिएक्शन होगा तो ये जो CH और ग्रुप है उसको हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH. तो ये हाइड्रोजन O के साथ आ जाएगा, CN कार्बन के साथ आ जाएगा. वी कैन ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर OH CN, फिर यहाँ लिखेंगे HCOH 4 टाइम्स और नीचे लिखेंगे CH2OH. इसका नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन. क्या नाम होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन. अगर इसका ही रिएक्शन NH2OH के साथ किया जाए, NH2OH का नाम क्या? हाइड्रोक्सिलेमाइन. तो यहाँ से ये H2 और ये O चला जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O और यहाँ मिलेगा अपने को CH डबल बॉन्ड NOH और यहाँ लिखेंगे HCOH हाउ मच टाइम्स 4 टाइम्स और नीचे मिल जाएगा क्या? CH2OH which is called ग्लूकोज ऑक्साइन. क्या मिलेगा? ग्लूकोज ऑक्साइन. यही ग्लूकोज का रिएक्शन अगर मैं C6H5NH2 ये जो पार्ट है उसका नाम है फिनाइल हाइड्रेजिन, तो इसमें भी सेम होगा. ये O यहाँ से एक H यहाँ से एक दूसरा H माइनस हो जाएगा H2O and we can get CH double bond and NH C6H5 और यहाँ हो जाएगा HCOH how much times 4 टाइम्स और नीचे हो जाएगा क्या? CH2OH. इसका नाम होगा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रेजोन. क्या नाम होगा दोस्तों? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रेजोन. दोस्तों ये सभी रिएक्शन जो है वो इंडिकेट करते हैं देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो, बराबर. इसका प्रेजेंस दिखाता है. बट दिस ग्लूकोज इज नॉट एबल टू रिएक्ट विद NaHSO3. इसके साथ रिएक्शन करता नहीं है. ड्यू टू दिस देयर विल बी अ डाउट प्रोड्यूस्ड इन वेयर लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बराबर. तो दोस्तों पहले का आंसर क्या आएगा आपका? बी आंसर आएगा NaHSO3. ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिए. अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द सेकंड नंबर MCQ. फर्स्ट नंबर के अंदर अभी हमने देखा कि आपका आंसर आया था NaHSO3. दूसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज molecules react with X number of molecules of phenyl hydrazine to yield ozazone. The value of X is. तो दोस्तों ये हम रिएक्शन करके समझते हैं कि कितने फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होंगे, राइट. तो ग्लूकोज का दोस्तों स्ट्रक्चर आप सबको पता है. CH HCOH 4 टाइम्स नीचे लिखूंगा CH2OH. अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो ऊपर लिख देता हूं 3 में से 4 में से एक और निकाल दिया अलग से HCOH. यहाँ लिख देता हूं HCOH 3 टाइम्स
जो 4 टाइम्स था उसमें से एक निकाल दिया और नीचे लिखता हूं CH2OH। ये है आपका ग्लूकोज, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट फ्रेंड्स। अब इसका रिएक्शन करते हैं सबसे पहले C6H5NH2, जिसका नाम है फिनाइल हाइड्रेजिन। तो जब ये रिएक्शन होगा तो अल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वहीं पे रिएक्शन होगा। यहाँ से एक H, ये H और ये O माइनस हो जाएगा H2O और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5, नीचे रह जाएगा आपका HCOH जैसे थे और यहाँ लिखूंगा HCOH 3 टाइम्स। तो 3 + 1 कितनी बार हो गया? 4 टाइम्स और नीचे लिखूंगा CH2OH। ये हो गया आपका ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रेजन। अब इसका एक और मॉलिक्यूल C6H5NH2 जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? यहां से ये NH2 यहां से एक H के साथ जाके करेगा -NH3, यहां से ये H इतने पार्ट के साथ ज्वाइंट होकर मिल जाएगा C6H5NH2, एनिलीन को लिबरेट करेगा और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, नीचे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O HCOH 3 टाइम्स और नीचे हो जाएगा CH2OH। और इसका आगे का एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग C6H5NH2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहां से ये O, यहां से H, यहां से EH माइनस हो जाएगा H2O एंड अगेन वी कैन ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड NNH C6H5। ये पार्ट जो बाकी रहा वो एक कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाता है, बराबर। नीचे हो जाएगा HCOH हाउ मच टाइम्स? 3 टाइम्स और नीचे रहेगा CH2OH। ये जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम होगा ग्लूकेजोन। क्या नाम होगा? ग्लूकेजोन, मतलब ओजेजोन। सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होगा? ओजेजोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन में ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये क्या होगा आपका तीसरा मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? ग्लूकेजोन, बराबर दोस्तों। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 3। ये रिएक्शन है दोस्तों जो आपको याद करके लिखने का है। एक्चुअल में हमको सीधा आंसर ही लिखने का है 3, लेकिन किस तरह से आया वो समझना जरूरी है। इसलिए आपको भी दोस्तों इसको एक बार नोट में प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द MCQ नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज अल्फा डी plus glucose and beta D plus glucose are, options are enantiomers, conformers, epimers and anomers. तो दोस्तों they are known as the anomers of each other, right? किस तरह से anomers है वो उसके हावर्थ प्रोजेक्शन के ऊपर से हम समझते हैं दोस्तों। तो ये जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये हो जाएगा आपका क्या? HOH HOH OHH HOH और यहाँ ऊपर CH2OH एंड H। ये हो गया आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर इसका बीटा फॉर्म मेरे को ड्रॉ करने का है तो इसका बीटा फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, सिमिलर रहेगा, लेकिन जो चेंज है वो हम अलग कलर से ड्रॉ करेंगे। तो सपोज आपको पूछा गया क्या? बीटा फॉर्म, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऊपर OH और नीचे लिखूंगा क्या? H। तो ये हो गया आपका क्या? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या हो गया? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बाकी सब जगह पे सेम रहेगा, HOH रहेगा, यहाँ पे रहेगा OHH, यहाँ पे रहेगा HOH, यहाँ पे रहेगा CH2OH और ये हो जाएगा H। अब कुछ इसके बारे में बात करते हैं।
तो उसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बना हुआ है, लेकिन जो साइकिल बन रहा है उसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। टोटल मेंबर है 6, उसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। सो इट इज कॉल्ड योर पायरेनोस साइकिल। विच साइकिल? पायरेनोस साइकिल। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ग्लूकोपाइरेनोस। क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोपाइरेनोस। उसमें अल्फा फॉर्म भी होता है और बीटा फॉर्म भी होता है। दूसरी बात, इसमें जो ये पहला नंबर का कार्बन है इट इज योर एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट कार्बन इज विच कार्बन? एनोमेरिक कार्बन। मतलब उसके ऊपर ही H और OH का क्या होता है? पोजीशन चेंज होती है, बाकी सब पोजीशन कैसे रहती है? सेम टू सेम। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये बात हो गई ग्लूकोज के बारे में कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर व्हाट? एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अब दोस्तों बात निकली ही है तो हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। ग्लूकोज के बाद सपोज आपको गैलेक्टोज पूछे, तो गैलेक्टोज पूछे तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क कहां पे होता है? तो ये जो है वो सिमिलर रहेगा, HOH HOH OHH। चेंजेस यहाँ पे होगा, ये OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। बराबर। बाकी सब सेम, CH2OH एंड H। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा? अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। और इसका अगर आपको बीटा फॉर्म ड्रॉ करने का है तो बीटा फॉर्म किस तरह से होगा? तो दिस इज योर बीटा फॉर्म। ये OH ऊपर चला जाएगा, H फिर रहेगा क्या? HOH OH H। ये OH का पोजीशन सेम ही रहेगा और फिर रहेगा आपका CH2OH और H। तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। तो याद रखो दोस्तों, इसमें भी 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन और छठा ऑक्सीजन। तो 6 मेंबर वाला साइकिल जिसको हम पायरेनोस साइकिल बोलते हैं, जिसमें 5 कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। इज इट क्लियर? तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ हैव ए पायरेनोस साइकिल एंड both are dextrorotatory। both are which rotatory? Dextrorotatory। मतलब प्लस सिंबल जो है which indicate the dextrorotatory। अब हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। तो दोस्तों जो फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज को बोला जाएगा फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज को क्या बोला जाएगा? फ्रूट शुगर। और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। This is the structure of fructose। ऊपर रहेगा CH2OH, यहाँ रहेगा OH, फिर आएगा क्या? OH H HOH और ऊपर जाएगा यहाँ पे CH2OH और H। तो ये हो गया आपका क्या? अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। और इसका अगर बीटा फॉर्म करने का है तो बीटा फॉर्म में क्या करने का? तो दोस्तों ये जो पोजीशन है एनोमेरिक कार्बन का, ऊपर ले लेने का क्या? OH और यहाँ क्या लेने का? यहाँ चेंज कर दो, बाकी सब जैसे थे OHH HOH और यहाँ हो जाएगा CH2OH और H। तो याद रखने का फ्रुक्टोज का ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है। कौन सा कार्बन? सेकंड कार्बन। ये उसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फ्रुक्टोज में टोटल 5 मेंबर का साइकिल होता है, जिसमें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलके 5 मेंबर का साइकिल होता है, इसलिए उसको फ्यूरानोस साइकिल बोलते हैं। तो फ्यूरानोस साइकिल में क्या होता है दोस्तों? 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, टोटल मिलके 5 मेंबर का साइकिल होता है, इसलिए उसको फ्यूरानोस साइकिल बोलते हैं। याद रखने का फ्रुक्टोज जो है इट इज ऑलवेज योर लिवोरोटेटरी, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। बराबर। एंड इट आल्सो एग्जिबिट 2 फॉर्म,
अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ध्यान रखने का, ग्लूकोज दोनों अल्फा एंड बीटा बोथ आर एनोमर्स, दोनों में पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। गैलेक्टोज में भी अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज एंड बीटा डी प्लस गैलेक्टोज में भी फर्स्ट कार्बन जो है इट इज योर एनोमेरिक कार्बन, बराबर, ओके। और फ्रुक्टोज में अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज आर आल्सो एनोमर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन उसमें जो सेकंड कार्बन है वो कैसा है दोस्तों, एनोमेरिक कार्बन है। फ्रुक्टोज अकेला ल्यूरोटेटरी है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बराबर। इसलिए यहाँ प्लस सिंबल है और यहाँ कौन सा सिंबल है दोस्तों, माइनस सिंबल है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन तो एक ही था कि भाई अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर, तो उसका आंसर था एनोमर्स, लेकिन एनोमर्स के लिए स्ट्रक्चर समझने बहुत जरूरी है। तो ग्लूकोज की बात की तो साथ में हमने गैलेक्टोज के भी क्वेश्चंस देखे और फ्रुक्टोज के भी देखे। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोला जाता है और फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो दोनों है वो कौन सा है दोस्तों, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और फ्रुक्टोज जो है वो आपका ल्यूरोटेटरी है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका डी, एनोमर्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 4। तो ये जो चौथा एमसीक्यू है वो तीसरे एमसीक्यू अभी मैं जो आपको समझाया उसके ऊपर से ही आप जजमेंट ले सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन इज, ये आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है। यहाँ ऊपर लिखा है OH, यहाँ नीचे OH लिखा है, यहाँ अंदर OH, यहाँ नीचे OH और यहाँ लिखा ऊपर CH2OH। तो समझ लो नीचे यहाँ पे H है, यहाँ H H H और H। तो ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली दोस्तों, ये एक्चुअल में है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज का है। इसका स्ट्रक्चर है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का, और उसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो आपका एनोमेरिक कार्बन है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों में पहला कार्बन एनोमेरिक है और फ्रुक्टोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक है, सेकंड कार्बन। तो इसके अंदर आंसर आएगा कौन सा, विच कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन, तो कौन सा आएगा, फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होता ऐसे CH2OH OH 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 एंड CH2OH ऐसा करके ड्रॉ किया होता, तो दोस्तों क्या होता, तो आपका सेकंड कार्बन एनोमेरिक होता है क्योंकि ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। इज इट क्लियर? तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर से आपको जजमेंट करने का है कि विच कार्बन इज एनोमेरिक। अदरवाइज शॉर्ट वर्ड में याद रखने का, अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है तो पहला कार्बन एनोमेरिक होगा, फ्रुक्टोज का कौन सा कार्बन होगा, सेकंड कार्बन। अब हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन के बारे में। लिखा है which of the following does not exhibit the phenomena of muta rotation। तो दोस्तों जो म्यूटा रोटेशन के फिनोमिना के लिए लिखा है माइनस फ्रुक्टोज प्लस सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज। तो दोस्तों सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है और फ्रुक्टोज है वो मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड जो भी है ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, दे हैव ए फिनोमिनन ऑफ म्यूटा रोटेशन, राइट। लेकिन जो सुक्रोज है, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज में जो सुक्रोज है उसका अगर हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो सुक्रोज जो बनता है इस तरह से बनता है। ध्यान रखो दोस्तों, ये हो गया आपका HOH, फिर HOH, फिर OHH, फिर HOH, और ये हो गया आपका CH2OH और H। ये हो गया आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और उसका कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, तो दोस्तों उसका कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे OH CH2OH, फिर OHH HOH CH2OH एंड H। ये जो पार्ट है वो आपका है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो यहां से OH जाएगा
और यहाँ से H जाएगा और ये दोनों के बीच में ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, तो यहाँ हम बोलेंगे C1O2, दोनों के ऊपर स्टार करेंगे। स्टार का मतलब क्या? दोनों का एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में क्या है, बिजी है, इसलिए वो म्यूटा रोटेशन का क्या प्रॉपर्टी दिखाता नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, सुक्रोज इज नॉट एबल टू फॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूटा रोटेशन। याद रखने का दोस्तों, लैक्टोज जिसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर, माल्टोज जिसको बोलते हैं माल्ट शुगर, उसमें C1O4, उसमें C1 कार्बन मतलब पहला जो मोनोमर है उसका एनोमेरिक कार्बन दूसरे का चौथे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे का जो फोर्थ कार्बन है वो एनोमेरिक नहीं है, इसलिए लैक्टोज और माल्टोज दोनों म्यूटा रोटेशन दिखाएंगे, लेकिन सुक्रोज म्यूटा रोटेशन दिखाएगा नहीं, इसलिए सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उसको सुक्रोज बेस खिलाया जाता है क्योंकि इट इज स्वीट इन द टेस्ट। बराबर समझ में आई बात दोस्तों? तो इसके अंदर पांचवें क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा आपका, सुक्रोज। अब 6th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम लीवो रोटेशन? लीवो रोटेटरी कौन है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और फ्रुक्टोज जो था वो लीवो रोटेटरी था, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड इनवर्ट शुगर, तो आंसर आएगा डी फ्रुक्टोज। 3rd क्वेश्चन के अंदर हमने ऑलरेडी बात की थी, तो 6th क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन रहेगा, डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज ऑलवेज लीवो रोटेटरी व्हिच इज आल्सो नोन एज ए फ्रूट शुगर। बराबर। अब 7th क्वेश्चन पूछा है, तो 7th क्वेश्चन में क्या है, which set of term correctly identified the carbohydrate shown? मतलब ये आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इस तरह से, ऊपर लिखा है OH, यहाँ लिखा है H, OH, OH, H, ऊपर यहाँ पे H और यहाँ CH2OH। दोस्तों पहले इसमें कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 कार्बन है टोटल। हाउ मच कार्बन आर देयर? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से है? तो ऑप्शन लिखा है फर्स्ट पेंटोज, उसमें 5 कार्बन होते हैं, हेक्सोज में 6 होते हैं, अल्डोज में भी 5 कार्बन होंगे, कीटोज में 6 कार्बन होंगे, पाइरेनोज में भी 6 कार्बन होंगे और फ्रुक्टोज में 5 कार्बन होगा। मतलब आपका आंसर आएगा 135। आंसर क्या आएगा, जो ऑप्शंस दिए हैं आपको बाजू में उसमें 1, 3 और 6 नंबर जो है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब 8वां क्वेश्चन है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। 8वां क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ऐसा चेयर फॉर्म ड्रॉ किया है कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे लिखा है OH और यहाँ लिखा है H, फिर H, OH, फिर लिखा गया यहाँ पे OH, H, यहाँ पे लिखा गया OH, H और यहाँ पे लिखा गया है क्या, CH2OH and H। बराबर। तो दोस्तों इसमें कार्बन गिन लो, तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा, टोटल कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन। ओके, साथ में भी चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठा ऑक्सीजन साइकिल में है। बराबर। तो 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर के साइकिल को हम बोलते हैं पाइरेनोस साइकिल। तो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे क्या, एन आल्डोहेक्सोज। क्या बोलेंगे, एन आल्डोहेक्सोज। समझ में आया? अगर कीटोहेक्सोज होता तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता। कीटोहेक्सोज में क्या था, ऊपर CH2OH, OH, OH, H, OH और यहाँ पे था CH2OH और H। तो ये था आपका कीटोहेक्सोज, लेकिन ये अल्डोहेक्सोज है क्योंकि ये पाइरेनोस साइकिल है और इसमें कौन सा साइकिल है, फ्यूरानोस साइकिल। इज इट क्लियर? तो 8th क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एन अल्डोहेक्सोज। अब 9th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्डोज? दोस्तों अल्डोज जब वर्ड आता है उसका मतलब क्या, अल्डिहाइड होना चाहिए।
बराबर। अल्डिहाइड क्या होना चाहिए और कीटोस बोल रहा है तो समझने का कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले लिखा है ग्लूकोज, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, रिबोज उसमें भी है, फ्रुक्टोज में नहीं है क्योंकि वो कीटोन ग्रुप ऑक्यूपाई करता है, और मेनोस में भी अल्डिहाइड होता है दोस्तों। तो आपका 9th क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या? फ्रुक्टोज इज नॉट aldose, राइट। और 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। 5th क्वेश्चन में से ही आप जजमेंट ले सकेंगे। सुक्रोज इज कॉल्ड एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और आंसर आप बोल सकते हो। तो सुक्रोज के अंदर 2 मोनोमर अवेलेबल है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ये दोनों का एनोमेरिक कार्बन C1 एंड C2 दोनों कार्बन कैसे है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में बिजी है, इसलिए उसका आगे का जो रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो सकता नहीं है। सो इट इज कॉल्ड योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, while lactose and maltose are known as well as cellulose are known as a what? Reducing sugar। एक और बात, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज दोस्तों डाइसैकेराइड है, और सेलोबायोस जो है वो पॉलीसैकेराइड्स है, याद रखने का दोस्तों। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा इसमें? सुक्रोज जिसमें C1OC2 लिंकेज है, while लैक्टोज, माल्टोज एंड सेलोबायोस ये सब के अंदर C1OC4 लिंकेज होता है, जिसमें पहला एनोमेरिक कार्बन होता है, और जो C4 कार्बन होता है दूसरे मोनोमर का वो एनोमेरिक होता नहीं है। सो वी कैन से दैट लैक्टोज, माल्टोज एंड सेलोबायोस are reducing sugar while sucrose is non reducing sugar। Is that clear? अब 11th नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों। तो सेल्यूलोज इज सॉल्युबल इन, तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन किया है कि सेल्यूलोज इज सॉल्युबल इन वेयर? तो एमोनिकल क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सेल्यूलोज क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, बराबर। अब 12th क्वेश्चन इज सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन बीइंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज हाइड्रोजिंग एंजाइम कॉल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम अगर सेल्यूलोज बेस्ड कोई भी खाना खाए तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सेल्यूलोज कहाँ होता है सबको पता है दोस्तों, इट इज प्रेजेंस इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। अगर हम प्लांट खाएंगे केटल्स की तरह तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है सेल्यूलेज, वो हमारी बॉडी में नहीं है। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी फ्रेंड्स कि शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। सही बात है, क्योंकि शेर की बॉडी में भी क्या नहीं है? सेल्यूलोज एंजाइम नहीं है। सो वो घास खाएगा तो भी डाइजेस्ट हो सकेगा नहीं। अदरवाइज वो कैटल्स है, गाय है, बफेलो है, उसके अंदर अगर आप चेक करें तो वहाँ सेल्यूलोज एंजाइम अवेलेबल है, इसीलिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अंदर आपका 12th वन का आंसर क्या आएगा? सेल्यूलोज, राइट। और 13th क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड एज ए। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज ए इन्वर्जन। तो 13th क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। तो दोस्तों जो लैक्टोज है which is also known as a milk sugar, it is made up of। तो लैक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके अंदर आपको जो मैंने 3rd क्वेश्चन के अंदर समझाया था कि इट कंटेन 2 मोनोमर्स, 2 मोनोसैकेराइड्स, दो मोनोसैकेराइड्स हैं, उसमें OHH, HOH, OHH, OHH एंड CH2OH एंड H। ये जो है आपका बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, ये स्ट्रक्चर किसका है? बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। याद रखो दोस्तों, ये सभी स्ट्रक्चर मैंने तीसरे एमसीक्यू में ड्रॉ किए थे, वहां जाके आप देख सकते हो। ये बीटा डी प्लस गैलेक्टोज है और उसका रिएक्शन किया जाता है किसके साथ? तो दूसरा मोनोमर कौन है इसके साथ? तो इसके साथ जो दूसरा मोनोमर है
वो है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दोस्तों यहाँ दोनों हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे OH HOH OHH HOH CH2OH and H। तो दोस्तों जब ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा तो OH और ये OH में से दोनों ऑक्सीजन क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, H2O निकल जाएगा, ये पहला कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, तो दोनों के बीच में जो लिंकेज बनेगा वो होगा C1 star OC4। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अवेलेबल इन वेयर, लैक्टोज। लैक्टोज का एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बराबर, जिसमें ये जो फर्स्ट हाफ है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है और दूसरा हाफ है विच इज अ रिड्यूसिंग पार्ट। सो वी कैन से दैट लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मतलब पहले मोनोमर का C1 कार्बन एनोमेरिक जो है और दूसरे का C4 नॉन एनोमेरिक कार्बन एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो 14 क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा क्या, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब इसके साथ 15 क्वेश्चन भी अपने आप आ ही जाता है। लिखा गया which of the following statement is not true regarding to plus lactose। नंबर A, plus lactose C12H22O11 contains 8 OH group। तो दोस्तों देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, ये 8 ग्रुप है, सही है कि नहीं है, सही है, बराबर। दूसरा, on hydrolysis plus lactose gives equal amount of D plus glucose and D plus galactose। ये galactose हो गया और ग्लूकोज का इक्वल अमाउंट 50-50% मिलता है, वो सही बात है, बराबर। सी ऑप्शन, plus lactose is a beta glycosidic formed by the formation of molecules of D plus glucose and a molecule of D plus galactose। तो D plus galactose and D plus glucose का वो दोनों का क्या हुआ, मिक्सर हुआ, बराबर। और तीसरा जो लिखा है प्लस लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ये राइट है यहाँ तक, एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ये गलत है। तो उसका फोर्थ आंसर आएगा, ये जो लैक्टोज है वो म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है, इसलिए डी ऑप्शन इज योर रॉन्ग ऑप्शन, बराबर, विच इज नॉट ट्रू फॉर लैक्टोज। अगर यहाँ नॉट निकाल देते तो वो सही आंसर हो जाता, बराबर। अब लिखा गया अल्फा माल्टोज के बारे में, अल्फा माल्टोज कंटेन व्हाट। तो हम 16 क्वेश्चन के अंदर माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो माल्टोज के स्ट्रक्चर के लिए वापिस अपने को ऐसा पायरिनोसाइकिल ड्रॉ करने का है दोस्तों, बराबर। HOH HOH OHH HOH, ऊपर CH2OH और नीचे H। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल्स का भी सेम पार्ट लेने का आपको, यहाँ पे क्या HOH HOH OHH HOH, ऊपर CH2OH और यहाँ पे H। तो ये आपका एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 और ये फोर्थ कार्बन, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, ये दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन रहेगा, तो यहाँ होगा C1 star OC4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन दोनों में क्या है दोस्तों, तो ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, दूसरा भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, तो दोनों में आंसर क्या आएगा आपका, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज यूनिट विथ C1 OC4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ आपको अल्फा माल्टोज के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, अल्फा माल्टोज। अगर यहाँ बीटा माल्टोज पूछा होता तो दूसरा मॉलिक्यूल्स में यहाँ ऊपर OH करता और नीचे क्या करता, H। तो 1 यूनिट होता आपका अल्फा माल्टोज का, दूसरा 1 यूनिट होता बीटा 1 यूनिट होता आपका अल्फा ग्लूकोज का, दूसरा यूनिट होता आपका बीटा ग्लूकोज का, और दोनों के बीच में बनता C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ मुझको क्वेश्चन पूछा अल्फा माल्टोज, इसलिए आपका आंसर आएगा डी, 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज यूनिट विथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 16 क्वेश्चन हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, we have to discuss the MCQ number 17 and the question is which of the following is not optically active? Options are glycine, tyrosine, lysine and alanine। तो दोस्तों हम सबसे पहले सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जो आपको स्ट्रक्चर ए लिखा है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में NH2CH दोस्तों इतना पार्ट हर एक एमिनो एसिड में कॉमन रहेगा, यहाँ पे आएगा क्या H। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है टायरोसिन, तो टायरोसिन जो है उसमें NH2CH तो लिख ही देने का, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट क्या होगा, तो CH2 बेंजीन और यहाँ पे आएगा NH2। दोस्तों ये है आपका टायरोसिन, ये चीज में से मिलता है इसलिए उसका नाम हुआ टायरोसिन। याद रखने का, टायरोसिन कहाँ से मिलता है, चीज में से, इसलिए उसका नाम क्या हुआ दोस्तों, टायरोसिन। बराबर। इसका सी ऑप्शन जो है वो लिखा है क्या, लाइसिन। तो लाइसिन के अंदर क्या है दोस्तों, तो NH2CH इतना कॉमन रहेगा और यहाँ पे ज्वाइंट होता है CH2 3 टाइम्स NH2। बराबर। और लास्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन कौन सा है आपका, एलेनाइन। तो एलेनाइन क्या है, NH2CH इतना कॉमन रहेगा, यहाँ आएगा CH3। तो दोस्तों देखो ये कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन सेम हो गए, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता नहीं है। सिर्फ जितने भी अमीनो एसिड्स है उसमें ग्लाइसिन अकेला ऐसा है जो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता नहीं है। रीजन, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। बाकी सब में देखो कायरल कार्बन होगा, ये H अलग, COOH NH2 और पूरा पार्ट अलग, इसमें भी H NH2COOH पूरा पार्ट अलग, इसमें भी NH2COOH CH3 ऊपर H। तो ये सब कौन से कार्बन हो गए दोस्तों, कायरल कार्बन। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 17 में ए ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि किसके अंदर चिरालिटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कायरल कार्बन एब्सेंट है। बराबर दोस्तों, ओके। अब इसके अंदर से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज कंप्लीट एमिनो एसिड। तो दोस्तों प्रोलिन करके एक ऑप्शन है, प्रोलिन एमिनो एसिड, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ किया है दोस्तों। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का। सिर्फ प्रोलिन का ही स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो याद रखने का, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका है दोस्तों, प्रोलिन का है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, 18 क्वेश्चन। लाइसिन इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर इन पीएच रेंज। तो दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कैसे कौन कौन से एसिड है जो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एमिनो एसिड है, कौन कौन से बेसिक एमिनो एसिड है और कौन कौन से एमिनो एसिड जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड है। तो 18th क्वेश्चन के लिए पहले हम बात करेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर एसिडिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड के बारे में बात करें तो बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन से है दोस्तों, तो बेसिक एमिनो एसिड जो है आपके वो है लाइसिन, फिर है आर्जिनाइन और फिर है हिस्टिडाइन। ये तीन बेसिक एमिनो एसिड है, ये दो एसिडिक एमिनो एसिड है और इसके अलावा बाकी सब जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड है। तो यहाँ लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइसिन इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर इन द पीएच रेंज। तो बेसिक है तो 7 से ज्यादा बेसिक पीएच होती है तो उसके अंदर वो लिस्ट सॉल्युबल होगा, मतलब आपका आंसर आएगा 8 to 9। इज इट क्लियर? लेकिन इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन से है, तो लाइसिन, आर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन। एसिडिक एमिनो एसिड कौन है, तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर द एसिडिक एमिनो एसिड और उसके अलावा बाकी जो भी है वो कौन सा है,
दोस्तों वो न्यूट्रल एमिनो एसिड है। अब आपका 19 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन है, वो पढ़ते हैं हम लोग। Which of the following structure represented the peptide chain? आपको जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपके पास पीडीएफ रेडी है तो आप जजमेंट ले सकते हो। टर्मिनल पोजीशन के ऊपर NH2 आइदर NH ग्रुप रहना चाहिए दोनों, और एक टर्मिनल ग्रुप के ऊपर COOH आइदर C डबल बॉन्ड हो और बीच में ऐसा होना चाहिए NHCO, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ X यहाँ पे Y। तो जिसके अंदर ऐसा पार्ट होगा NHCO बीच में टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आइदर NH2 आइदर NH, और एक टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आइदर COOH आइदर C डबल बॉन्ड हो, वो आपका क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट पेप्टाइड बॉन्ड गिना जाएगा। बराबर। तो पेप्टाइड चेन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सी ऑप्शन है, इट इज योर पेप्टाइड चेन, क्योंकि उसकी लेफ्ट टर्मिनल पे है NH, फिर आता है CONH और फिर आएगा CO राइट साइड की पोजीशन के ऊपर। बराबर। तो सी का आंसर आएगा, 19 का आंसर आएगा कौन सा चेन आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका पेप्टाइड चेन रहेगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म बाय 3 डिफरेंट एमिनो एसिड। ये समझ लेते हैं हम लोग कितने नंबर बनेंगे। वो क्वेश्चन है कि 3 एमिनो एसिड अगर हम लेते हैं तो हमको ट्राइपेप्टाइड कितने बनेंगे। तो दोस्तों हम 3 एमिनो एसिड ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं एलेनाइन, फिर ले लेते हैं ग्लाइसिन GLY शॉर्टकट फॉर्म, और फिर लेते हैं फिनाइल एलेनाइन। ये 3 एमिनो एसिड ले लिए, पहले एलेनाइन, फिर ग्लाइसिन और फिर फिनाइल एलेनाइन। बराबर। तो ये आपका पहला सेट हो गया। दूसरा सेट में क्या करो, एलेनाइन जैसे दे रखो, बीच में ले लो फिनाइल एलेनाइन और लास्ट में ले लो ग्लाइसिन। ये दूसरा सेट हो गया। तीसरे सेट में क्या करो, ग्लाइसिन को पहले ले लो, एलेनाइन को यहाँ शिफ्ट करो और लास्ट में ले लो फिनाइल एलेनाइन। अब ये फिनाइल एलेनाइन को आगे ले लो, ग्लाइसिन को जैसे दे रखो, और पांचवा सेट में क्या करो, तो जो फिनाइल एलेनाइन था उसको पहले ले लो, फिर यहाँ ले लो एलेनाइन और फिर ले लो ग्लाइसिन GLY, और लास्ट सेट क्या बनेगा, तो ग्लाइसिन यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा एलेनाइन। तो दोस्तों आप देख सकते हो अगर हमारे पास 3 डिफरेंट एमिनो एसिड है तो 3 डिफरेंट एमिनो एसिड के अंदर से हम टोटल 6 टाइप के ट्राइपेप्टाइड्स बना सकते हैं। याद रहेगा दोस्तों। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है बाहर दोस्तों कि जितने पेप्टाइड लेंगे, एमिनो एसिड्स लेंगे, उसमें से पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा। याद रखने का देयर विल बी n-1 पेप्टाइड बॉन्ड। क्या याद रखने का, n-1 पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब 3 एमिनो एसिड लिए तो n-1 मतलब 3-1, मतलब ये दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या, CONH पार्ट। तो जितने एमिनो एसिड रहता है उसमें से कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो n-1। यहाँ 3 एमिनो एसिड लिए तो ये जब स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर कितने, 2 CONH ग्रुप आएंगे बीच में सेंटर में, क्योंकि एक साइड पे NH2 पार्ट फ्री रहता है जिसको हम बोलते हैं N टर्मिनल, दूसरे साइड पे COOH पार्ट फ्री रहता है उसको बोलते हैं हम C टर्मिनल। मतलब एक आपका बेसिक पार्ट NH2 वाला और COOH वाला कौन सा पार्ट रहता है, एसिडिक पार्ट रहता है। बराबर। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में आंसर आएगा कौन सा, 6 आंसर आएगा। और 21 नंबर का क्वेश्चन है, सेंगर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो हम बोल सकते हैं N टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दोस्तों N टर्मिनल का मतलब क्या, जहां NH2 पार्ट अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, N टर्मिनल। तो 21 का आंसर होगा क्या दोस्तों, A, N टर्मिनल। ओके फ्रेंड्स। Now students, we have to discuss the MCQ number 22. The tripeptide is written as glycine, alanine, glycine. The correct structure is. तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ग्लाइसिन का मतलब है NH2
CH, इसके साथ यहाँ पे H और यहाँ COOH। एलेनाइन का मतलब है NH2 CH COOH, और यहाँ पे H की जगह पे क्या लिखने का दोस्तों, CH3 होगा एलेनाइन। और वापिस आपको पूछा है ग्लाइसिन, तो NH2 CH H NCOOH। अब जब ये दोनों ये सब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, H। तो आपको 2 moles of H2 लिबरेट हो जाएंगे। यू कैन गेट NH2 CH2 CO NH CH CH3 CO NH CH2 COOH। तो ये आपका हो गया पेप्टाइड बॉन्ड्स। दिस टू आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आपको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए है उसमें लिखा है NH2, फिर ये CH2, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो मतलब CO, फिर यहाँ पे लिखा है NH, फिर यहाँ आएगा CH, फिर नीचे यहाँ लिखा है CH3, फिर आएगा C डबल बॉन्ड हो, फिर NH, और फिर क्या CH2 COOH। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा क्या, CH2 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो कार्बन एटम है। तो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो NH, CH CH3 C डबल बॉन्ड हो NH, CH2 C डबल है। इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो 22 में आपका आंसर आएगा क्या दोस्तों, C आंसर आएगा। अब दोस्तों कुछ प्रोटीन रिलेटेड इक्वेशन है। 23, the hormones which control the process of burning of fats, proteins and carbohydrate and liberate energy in the body. ऑप्शंस है थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल। तो आंसर आएगा दोस्तों इंसुलिन, जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करता है। तो 23 में आपका आंसर आएगा क्या, इंसुलिन। क्वेश्चन कौन सा था, द हार्मोन्स व्हिच कैन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिबरेट एनर्जी इन द बॉडी। तो आपका आंसर आएगा इंसुलिन। 24, द हार्मोन्स दैट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का किसके अंदर कन्वर्जन करता है, ग्लाइकोजन के अंदर, और वो ग्लाइकोजन एडिपोटिशियस मतलब फैट्स के फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट होता है दोस्तों। अब 25 नंबर का एमसीक्यू है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफेक्ट्स टू। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको सबको पता है, इट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, अल्फा हेलिक्स बैकबोन जैसा स्ट्रक्चर है किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। अब आएगा 26 नंबर का क्वेश्चन, द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस इन हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखता है प्रोटीन का, बराबर। तो उसमें कितने स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दोस्तों, देयर विल बी 4 substituents are present in where quaternary structure of hemoglobin। और 27 नंबर का क्वेश्चन है, which of the following statement about denaturalization gives below are correct। मतलब प्रोटीन का जो डीनेचुरलाइजेशन करते हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन causes loss of secondary and tertiary structure of protein, वो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है। दूसरा, डीनेचुरलाइजेशन लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सही है। तीसरा, डीनेचुरलाइजेशन अफेक्ट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर व्हिच गेट्स डिस्ट्रॉयड। दोस्तों कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड होता नहीं है। तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, दिस टू आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर हुम डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, अब विटामिन्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ विटामिन्स। तो दोस्तों विटामिन्स जो है उसके बारे में अगर बात कर लें तो विटामिन्स का अगर अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज, राइट फ्रेंड्स। पहले याद रख लो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन बी एंड सी आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। आइदर विटामिन जो एच है विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज फैट,
तो इसके ऊपर से भी एमसीक्यू पूछते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से? विटामिन बी एंड सी। फैट सोल्यूबल ए डी ई के। एंड फैट और वाटर में दोनों में इनसोल्यूबल विटामिन कौन है? एच। अब यहाँ पे मैंने टेबल जैसा बनाया है दोस्तों, विटामिन का नाम, सिंबल है, उसका साइंटिफिक नेम और उसकी डेफिशिएंसी जो डिसीज होते हैं वो और कुछ विटामिन कौन सी जगह से मिलते हैं उसके सोर्स के बारे में भी लिखा है, बराबर। एक्चुअली में हर एक विटामिन का सोर्स कोई ना कोई तो रहता ही है, बराबर, लेकिन ज्यादातर सोर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होगा रेटिनॉल और उसकी डेफिशिएंसी से होगा ज़ेरोथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखेगा नहीं, बराबर। B1 थायमिन बोलते हैं, उससे बेरिबेरी होता है। B2 रिबोफ्लेविन, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम, डार्क रेड टंग हो जाती है, बराबर। विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, स्किन डिसीज होते हैं फ्रेंड्स। और विटामिन B12 व्हिच इज कॉल्ड साइनोकोबाल्ट एमाइन, परमिशियस एनीमिया, मतलब ब्लड लेसनेस, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, किसकी वजह से? विटामिन B12। याद रखो विटामिन B12 के सोर्सेज है एनिमल्स, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उसके अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें से ही अपने को विटामिन B12 मिलता है, वेजिटेरियन से मिलता नहीं है, बराबर फ्रेंड्स। ओके, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, मतलब गम्स, मुंह के अंदर जो टीथ के गम्स होते हैं वहीं से ब्लीडिंग बार होता है, वो ज्यादातर साइट्रस फूड में से मिलता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, मतलब जो बेबी बोन होती है उसका जो स्केलेटन होता है वो वीक होता है, बॉडी स्ट्रक्चर वीक होता है, राइट, बो सेफ होता है, बराबर। उस सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है, मतलब जो सनसाइन होता है उसमें जो उसका माइल्ड जो धूप लगती है अगर वो लिया जाए तो विटामिन डी का सोर्स अपने आप बढ़ता है, बराबर। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल बोला जाएगा, स्टेरिलिटी, मतलब people is not able to generate their next generation, lose of sexual properties, इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी, राइट। विटामिन एच जिसका नाम है बायोटिन, स्किन डिसीज आइदर पैरालिसिस, पैरालिसिस भी हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर जो विटामिन एच की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन के, बराबर, फिलोक्विनोन जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक कंडीशन, मतलब अगर एक बार कोई जगह पे सपोज जिसके पास विटामिन के का डेफिशिएंसी है उसका एक्सीडेंट होता है और यहाँ से ब्लड निकलता है तो फिर वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ये उसका प्रॉपर्टी है विटामिन के का। इसलिए बॉडी के अंदर हर एक विटामिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। दोस्तों ये टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ड्यूरिंग द एमसीक्यू हमने टेबल भी ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर से आप कोई भी क्वेश्चन पूछे लिख सकते हो। तो अब विटामिन रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है 28 वो मैं पढ़ता हूँ। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या करती है? स्कर्वी। विटामिन सी, डी का बोला होता तो रिकेट्स, ई का बोला होता तो स्टेरिलिटी, एच का बोला होता तो स्किन डिसीज, बराबर। जो बाकी के ऑप्शन है रिकेट्स है तो किसके लिए होगा? तो रिकेट्स किसके लिए होगा? डी, बराबर। फिर क्या है? पायरिया, पायरिया मतलब मुंह के अंदर से निकलता है, तो मुंह के अंदर से ब्लड कब निकलता है? तो ये जो डार्क टंग रेड विटामिन B2 के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है, बराबर। और दूसरा लिखा है क्या? परमिशियस एनीमिया, तो परमिशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? B12 की वजह से होता है, बराबर। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी डेफिशिएंसी आपको पूछे सामने विटामिन का नाम पता होना चाहिए कि ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ज़ेरोथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बराबर। और उसका साइंटिफिक नेम का टेबल भी पूछ सकते हैं मैच द कॉलम करके। तो ये अगर टेबल याद है तो आपके विटामिन रिगार्डिंग कोई भी एमसीक्यू पूछे आप कर सकते हो दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, बायोटिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन यीस्ट, इट्स डेफिशिएंसी इज डायट कॉजेस डर्मेटाइटिस एंड पायरोलिसिस, इट इज आल्सो नोन एज ए। तो यहाँ पे बोला गया है क्या? बायोटिन। तो बायोटिन जो है तो उसको क्या बोला जाएगा? विटामिन एच बोला जाएगा। इज इट क्लियर? बराबर। ओके, उसके बाद लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 31 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का। द विटामिन विच इज नाइदर सोल्यूबल इन वाटर नॉट सोल्यूबल इन फैट। तो
दोनों में इनसोल्यूबल है, ऐसा कौन है? विटामिन एच, बराबर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए। B1 B2 जो है, B1 और B2 दे आर वाटर सोल्यूबल विटामिन और विटामिन डी आर फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, अब 30 क्वेश्चन द विटामिन अब आएगा कौन सा क्वेश्चन? 30 नंबर का क्वेश्चन, द विटामिन विच इज नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉट इन फैट, तो बायोटीन आएगा 30 नंबर का क्वेश्चन, बराबर। अब 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? विटामिन ई, के, ए और बी। तो विटामिन बी इज वाटर सॉल्युबल, ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल, बराबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोबाल्ट, तो कौन से इसके अंदर कोबाल्ट है? तो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम क्या है? सॉरी, B12 का नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबाल्टामाइन, मतलब इसके अंदर कौन प्रेजेंस है? कोबाल्ट, बराबर। अगर आपको हीमोग्लोबिन बोला होता तो उसमें आयन होता है Fe, और क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दोस्तों, याद रखने का। विटामिन सी को क्या बोलेंगे दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, बराबर। लिखा है ऑप्शन, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पैरासीटामोल और एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का नाम क्या होगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन 33 तक के क्वेश्चन जो है वो विटामिन के रिगार्डिंग है, लेकिन अगर पूरा टेबल आप याद रखो तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसके अंदर से आंसर विटामिन के रिगार्डिंग लिख सकते हो फ्रेंड्स। तो वीडियो पॉज करके ये टेबल आप लिख देने का फ्रेंड्स, विच इज वेरी हेल्पफुल टू यू। Now students, we have to discuss the MCQs on the basis of DNA and RNA, right? DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब है रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों DNA को डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? तो उसमें जो शुगर पार्ट है, पेंटोस शुगर है, उसमें जो सेकंड कार्बन है, ये आप चेक करो और यहाँ मैच करो। देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसलिए पार्ट को बोला गया डीऑक्सीरिबोस। मतलब डीएनए में होता है, ऑक्सीजन होता नहीं है सेकंड पोजीशन के ऊपर, आरएनए में ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन के ऊपर होता है। अब डीएनए जो है उसमें दो बेस रहते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में दो रहेंगे, एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडिन में रहेगा साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए होगा तो उसमें होगा एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। थायमिन की जगह पे चेंज होकर क्या होता है? यूरासिल होता है इसके अंदर, आरएनए में। एक और बात याद रख लो दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा? तो बेस प्लस शुगर, बेस और शुगर का ज्वाइंटिंग से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? तो बेस शुगर प्लस फॉस्फेट। आइदर को ऐसे भी बोल सकता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, then we can obtain nucleotide, बराबर। तो ये बेसिक बात याद कर लेते हैं दोस्तों, और फिर उसके ऊपर से एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। तो 34 नंबर का एमसीक्यू है, द पायरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो पायरिमिडिन है तो उसमें कौन कौन से दो ग्रुप अवेलेबल है? तो साइटोसिन एंड थायमिन। अगर ये आरएनए कर देता मैं तो क्या हो जाता? साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर पिरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन कर देता तो हो जाता एडेनिन एंड गुआनिन। तो देखो ऑप्शन का कौन सा लगेगा? साइटोसिन एंड एडेनिन। तो साइटोसिन एडेनिन तो पेयर ही नहीं बनेगा। साइटोसिन एंड गुआनिन वो भी पेयर नहीं बनेगा। साइटोसिन एंड थायमिन वो हो जाएगा, एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो अगर डीएनए है तो साइटोसिन एंड थायमिन होगा। अगर मैं क्वेश्चन में आरएनए कर देता तो आपका डी आंसर हो जाता साइटोसिन एंड यूरासिल। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल यही से आपको जजमेंट लेने का है। इसको याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है। कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला? डीएनए के लिए क्या याद रखने का? एजी को देख के सीटी मारी, एजी को देख के क्या मारी? सीटी। तो आरएनए में क्या समझने का? एजी ने बोला सीयू, क्या? एजी सीटी, एजी सीयू, इस तरह से याद रखने का, बराबर। अब 35 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजन बेस दैट इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? यूरेसिल। आंसर क्या आएगा? यूरेसिल। तो ऑप्शन है, बराबर। अगर उल्टा कर देता,
डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं है, तो आंसर हो जाता थायमिन। बराबर। अब द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफाइन इट्स आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए को डिफाइन कौन सा कार्बन करता है? सेकंड कार्बन। तो डीऑक्सीरिबोज में सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन एब्सेंट है और आरएनए में सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए आंसर आएगा सेकंड नंबर। अब 37 नंबर का क्वेश्चन है, आरएनए एंड डीएनए आर चिरल मॉलिक्यूल, देयर चिरलिटी इज ड्यू टू। तो डी शुगर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है? डी शुगर कंपोनेंट प्रेजेंस है उसके लिए, इसके लिए इसके अंदर चिरलिटी का प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज टू ईच अदर। मतलब ये जो हेटेरोसाइक्लिक बेस और ये फॉस्फेट जो है ये 1 नंबर के कार्बन के ऊपर है, 5 नंबर के कार्बन के ऊपर है, इसलिए आपका आंसर आएगा C1 डैश C5 डैश। ये पहला कार्बन है नाइट्रोजन बेस और ये 5वां कार्बन है, इसके ऊपर जॉइंट है, इसलिए C1 C5 ऐसा बोलने का। तो आंसर क्या आएगा? C1 डैश C5 डैश। ओके। 39 नंबर का क्वेश्चन इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेस आर। डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है? तो एडेनिन एंड थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। बराबर। एडेनिन एंड थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। आप देख सकते हो एडेनिन किसके साथ ज्वाइंट होता है दोस्तों? थायमिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ ज्वाइंट होता है? ग्वानिन के साथ ज्वाइंट होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? एडेनिन थायमिन के साथ ज्वाइंट होगा और साइटोसिन किसके साथ ज्वाइंट होगा? गुआनिन। आइदर गुआनिन किसके साथ ज्वाइंट होगा? साइटोसिन के साथ। तो आपका आंसर आएगा 39 में सी। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एक्ट एज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज रिबोज, जीन, न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड। तो आंसर आएगा जीन। 40 नंबर के अंदर क्या आएगा आंसर? जीन। मतलब जो जेनेटिकल हेरिडिटी जो होता है उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। बराबर। ओके। द एंटीकोड ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए कोड सीजीए इज। मतलब आरएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए में एक कोड ऐसा है, कौन सा? जीसीए। तो याद रखने का, अगर आरएनए है तो एडेनिन यूरेसिल के साथ ज्वाइंट होता है। आरएनए में क्या होता है? एडेनिन किसके साथ ज्वाइंट होता है? यूरेसिल के साथ। और साइटोसिन किसके साथ ज्वाइंट होता है? ग्वानिन के साथ। तो जी है वहां पे लिखने का सी, सी है वहां पे लिखने का जी, और ए है वहां पे लिखने का यू। तो आपका आंसर होगा CGU। मतलब योर आंसर इज डी। 41 का आंसर क्या होगा? डी। ऐसे क्वेश्चन खास करके आपको नीट की एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। बराबर। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो बायोलॉजी रिलेटेड है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे उसको हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इफ वन स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस ऑफ, ऐसा है A T G C T T G A और वो डीएनए का है। बराबर। तो सेकंड का पूछा है, सेकंड का क्या होगा? If one standard of DNA has the sequence of A T G C T T G A, ऐसा है। तो डीएनए में एडेनिन जहां पे वहां थायमिन लिखने का और साइटोसिन है तो ग्वानिन लिखने का। तो यहाँ ए है तो क्या लिखूंगा? ए एडेनिन के सामने आएगा थायमिन, तो थायमिन के सामने आएगा एडेनिन, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, जी के सामने आएगा क्या? ग्वानिन के साथ साइटोसिन और ए है तो क्या आएगा लास्ट में? टी। तो आंसर कौन सा होगा? टी ए सी जी ए ए सी टी। तो ये आपका आंसर बना, मतलब सी आंसर आएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन प्रोटीन में से आ गया है, ग्लोबुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ दो जगह पे होता है, एग्स में भी होता है और मसल्स के अंदर भी होता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? ग्लोबुलर प्रोटीन्स रहता है। बराबर। 44 नंबर का क्वेश्चन, प्यूरिन एंड pyrimidine बेस प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। दोनों में अवेलेबल है, डीएनए और आरएनए में। ऑप्शन है यूरेसिल, थायमिन।
तो यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं है, थायमिन जो है वो आरएनए में नहीं है, लेकिन साइटोसिन एंड एडेनिन दोनों में अवेलेबल है, इसलिए इसमें दो दो ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से? सी एंड डी दोनों आएंगे। और आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंस इन डीएनए, तो डीएनए में कौन प्रेजेंस नहीं है? यूरासिल। बराबर। तो दोस्तों ये 45 क्वेश्चन जो है वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में से निकाला है और आपको हर एक टॉपिक को डेप्थ में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आई होप कि यू एंजॉय, राइट माय फ्रेंड्स। तो मेरी ये जो कोशिश है वो अपने दोस्तों की ओर पहुंचाइए। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट के अंदर भी आप कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.